चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कल देख रहे थे CAFM, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वही आगे कंटिन्यू कर लेते। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब चीज़ों पे बात हो रही थी। उसके फॉर्मूला हमने देखे। तो कल तक जो कुछ पढ़ा उसमें आपको कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया, कोई क्वेरी है तो बताओ, अगर नहीं है तो फिर आगे कंटिन्यू करें। सारे पॉइंट्स क्लियर? ठीक है। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू लास्ट में हम बात कर रहे थे। आज के पैसों की वैल्यू विद इंटरेस्ट इन फ्यूचर क्या बन जाएगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू उसका ऑपोजिट है कि आज जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सिंपल टर्म्स में उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि मीनिंग इतना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म हमारा पेंडिंग है, जो कल बात कर रहे थे, एन्युटी, वहां से शुरू करते हैं और फिर चीजों को फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जो नया टर्म है दैट इज कॉल्ड एन्युटी। अब अगर एकदम अगेन सिंपल वर्ड्स में बात करें कि व्हाट इज एन्युटी, इंस्टॉलमेंट्स, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, वन वर्ड में सीधा। एन्युटी का सिंपल सा मतलब है इंस्टॉलमेंट्स। कोई भी कैश फ्लो, जैसे आप कहीं पैसा पे कर रहे हो या कहीं से आप पैसे रिसीव कर रहे हो, एक रेगुलर इंटरवल पे अगर आपको एक रेगुलर अमाउंट मिल रहा है या पे कर रहे हो, तो दैट कैश फ्लो इज कॉल्ड एन्युटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया, अब बैंक से लोन लेते हैं तो हर महीने आपको एक इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है। अब इंस्टॉलमेंट की डेट फिक्स होती है हर महीने की, सपोज 5 तारीख या 7 तारीख या 1 तारीख, जो भी आपने सेट की होगी। बैंक वाले आपको ऑप्शन देते हैं कि 1 से 10 तारीख में आप डेट डिसाइड कर लो कि कौन सी डेट पे आप EMI पे करोगे। तो उस डेट पे आपके बैंक से पैसा अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा, कितना EMI कटेगा वो अमाउंट हर महीने फिक्स होता है। अब मान लो आपने कार खरीदी है, मोटे में 15,000 मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा, तो एवरी मंथ की 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से 15,000 रुपए जो है डेबिट हो जाएंगे और बैंक को ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये जो कैश फ्लो है, दिस कैश फ्लो इज कॉल्ड अ परफेक्ट केस ऑफ एन्युटी, बिकॉज 2 कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है फॉर एनी कैश फ्लो टू बी एन्युटी। पहला तो ये है कि जो अमाउंट है वो इक्वल रहना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, और दूसरा जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैंने मंथली EMI की बात की, तो 2 पेमेंट्स के बीच में टाइम गैप कितना है? 1 मंथ। एनी 2 पेमेंट्स, टाइम गैप कितना? 1 मंथ। और जो पेमेंट आप कर रहे हो हर महीने वो भी फिक्स है 15,000 रुपीज। तो दैट इज अ परफेक्ट केस ऑफ एन्युटी। ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, 1 and 2 बोथ। तो जैसे हम EMI की बात कर रहे हैं, तो 15,000 आपका EMI है और जो पेमेंट का ड्यूरेशन है वो मंथली, तो इसको हम एन्युटी बोल सकते हैं। क्वार्टरली पेमेंट्स हो सकते हैं, ईयरली पेमेंट्स हो सकते हैं। अब मेरी LIC की पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका पेमेंट मैं एवरी क्वार्टर करता हूँ, हर 3 महीने में। तो हर 3 महीने में मान लो मैं 15,000 पे कर रहा हूँ, तो वो कैश फ्लो भी एन्युटी है, बिकॉज 2 पेमेंट्स के बीच में टाइम गैप इक्वल है, क्वार्टर, 3 मंथ्स, और जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ अमाउंट भी हमेशा फिक्स होता है, दैट इज 15,000। तो इस कैश फ्लो को हम एन्युटी बोल सकते हैं। ऐसे और कोई एग्जाम्पल आपके ध्यान में आ रहे हैं इसको समझ के, जिसको हम एन्युटी बोल सकते हैं? और ऐसे कोई कैश फ्लोज, कैश पेमेंट्स, कैश रिसीट्स जिनको हम एन्युटी कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं? लोन वाला तो मैंने ही बता दिया, और कुछ? इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, SIP, हाँ बेस्ट एग्जांपल SIP हो सकता है। तो ये तो एक तो अपन ने EMI देख लिया, ये ऑप्शन हो गया, SIP हो गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी वही होता है ना, एवरी मंथ एक फिक्स डेट पे आप एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट करते हो, दैट कैश फ्लो इज योर एन्युटी। और इंस्टॉलमेंट ये भी चलेगा। अच्छा, फिर जो लोग रिटायर्ड होते हैं उनको पेंशन मिलती है एवरी मंथ, वो पेंशन भी सेम है, फिक्स अमाउंट आता है एवरी मंथ, तो इसको मैं एन्युटी बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कैश फ्लो जो रेगुलर इंटरवल पे आप या तो पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, एनीवेज, एंड अमाउंट इज सेम, अमाउंट चेंज नहीं होता है, तो उस कैश फ्लो को हम यहाँ पे बोलेंगे एन्युटी। तो ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है कि भाई एन्युटी क्या होता है। आपको ये 2 कंडीशंस ध्यान रखनी है, तो उसको नोट करके रख लो। एन्युटी वाला तो मैंने एक स्पेस रखी होगी उसमें। पेज नंबर 12 पे एन्युटी के बारे में बात हो रही है, एन्युटी ड्यू वर्सेस ऑर्डिनरी एन्युटी। उसमें नीचे स्पेस है,
वहां पे या उसके नेक्स्ट पेज पे भी आप लिख के रख सकते हो, ज्यादा कंटेंट नहीं है। बोलो, नोट किया? क्लियर हो गया क्या मीनिंग है इसका? तो एन्युटी की हम बात कर रहे थे। एन्युटी का सिंपल मतलब है इंस्टॉलमेंट्स, कोई भी कैश फ्लो, चाहे आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, वो कैश फ्लो इक्वल टाइम इंटरवल पे होना चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और जो अमाउंट है वो भी इक्वल होना चाहिए। एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर आप सेम अमाउंट पे या सेम अमाउंट रिसीव कर रहे हो। इसके एग्जांपल्स में हमने देखा ईएमआई, बैंक लोन, एसआईपी, इंस्टॉलमेंट्स, पेंशन स्कीम में जो पैसा आपको मिल रहा है, तो ये रेगुलर इंटरवल पे सेम अमाउंट जो है वो आप रिसीव या पे करते हो, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एन्युटी। अब है ना, एन्युटी के दो टाइप्स है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो थियरी वहां पे पेज 12 पे आपको दे रखी है। रेगुलर या फिर ड्यू, इसके और भी नाम है। ठीक है, ये नाम फॉलो करना आप, या तो रेगुलर एन्युटी बोलते हैं या ड्यू बोलते हैं, ऑर्डिनरी बोलते हैं या इमीडिएट बोलते हैं, ये सारे नाम यहाँ पे यूज होते हैं। दो कैटेगरीज है मेनली। अब एन्युटी रेगुलर का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। जैसे अगर आप बैंक से लोन लेते हो, एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं अपने, आपने कार लोन लिया, ठीक है? अब कार लोन का जो अमाउंट है लेट इट बी 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए आपने लोन लिया। अच्छा, गाड़ी की वैल्यू वैसे कुछ 12 लाख 13 लाख रुपए थी, कुछ पैसा आपने अपनी पॉकेट से भरा होगा, उसके लिए भी टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। तो आपने डाउन पेमेंट दिया 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का लोन करवा लिया। अब ये 10 लाख रुपए के लोन पे जो मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा वो है 20,000। पॉइंट ये है कि ये 20,000 आप पे करना कब से स्टार्ट करोगे? आज जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी उस दिन आप पहला इंस्टॉलमेंट पे करोगे, या फिर नेक्स्ट मंथ से पे करना स्टार्ट करोगे? कुछ आइडिया है नॉर्मली क्या होता है? नेक्स्ट मंथ से होता है, जनरली ये होता है। आज गाड़ी खरीदी है तो इंस्टॉलमेंट तो अगले महीने से आएगा, वैसे ही होता है। अब ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है एन्युटी रेगुलर, या बाय डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं कि द अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द टर्म। अब वो टर्म मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, ईयर हो सकता है। ईएमआई वाले केस में मंथली होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे एन्युटी रेगुलर का मतलब है वेयर द अमाउंट इज पेड एट द एंड ऑफ द मंथ, तो उसको हम रेगुलर एन्युटी बोलते हैं। अगर इसके बदले रिवर्स सिचुएशन होती, बैंक बोलता नहीं पहला इंस्टॉलमेंट आज ही देना पड़ेगा, ड्यू या फिर इमीडिएट, तो वो इस कैटेगरी में आता है जहां पे अमाउंट इज पेड एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो रेगुलर वाले में था एट द एंड ऑफ द मंथ, और यहाँ पे है एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, दो चीजें। बोलो, कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? समझ आ रहा है? तो ये चीज है एन्युटी रेगुलर, और ये वाला पार्ट है एन्युटी ड्यू। अब देखो, मुझे सोच के बताओ, देखो आपको सिचुएशन मैंने समझा दी है। यहाँ बैंक वाला आपसे ईएमआई अगले महीने से मांगता है, यहाँ पे आपको पहला इंस्टॉलमेंट आज ही देना पड़ता है। ये दोनों चीजों में आपका इंटरेस्ट कॉस्ट किस में ज्यादा जा रहा है? आपका फायदा कौन से मेथड में है और बैंक वाले का फायदा कौन से मेथड में? 2 मिनट लो और सोच के बताओ। अपना फायदा रेगुलर में, तो फिर बैंक वाले का फायदा ड्यू में। वैसा किस बेसिस पे? रीजनिंग, क्योंकि 1 महीना ज्यादा मिल रहा है पे करने के लिए, ऐसा। ठीक है, वो आपका लॉजिक हो सकता है, लेकिन
फाइनेंशियली, पैसों के टर्म्स में, उसमें भी रेगुलर में अपना ज़्यादा फायदा है या ड्यू में। देखो जो बैंक वाला आपको लोन दे रहा है उस पर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इन दोनों में से कौन से मेथड में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा और कौन से में कम, या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट में या नहीं पड़ेगा? सोचो 2 मिनट आराम से, किसमें आपका इंटरेस्ट कम लगेगा, किसमें ज़्यादा लगेगा? डाउन पेमेंट तो इरेलीवेंट ही हो गया। देखो डाउन पेमेंट से फर्क ही नहीं पड़ता। गाड़ी जो है 12 लाख रुपए की है, ठीक है, आपने बोला 2 लाख रुपए मैं डाउन पेमेंट दे रहा हूँ अपनी पॉकेट से, वो तो दोनों केस में देना ही है। आपने बाकी का जो अमाउंट बोरो किया वो है 10 लाख रुपए, ये आपका लोन का अमाउंट है, इस पे इंस्टॉलमेंट आएगा। अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट किया तो 20,000 रुपए आ रहा है। अब दोनों मेथड्स में से आप जो भी मेथड सिलेक्ट करो, क्या उससे आपके इंटरेस्ट कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लोन का अमाउंट तो 10 लाख ही रहने वाला है, बट इंटरेस्ट कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, ईएमआई पे कोई फर्क पड़ेगा दोनों मेथड में, या सेम आएगा? ये क्वेश्चन है मेरा, कुछ पता चल रहा है? रेगुलर वाले में आप पैसा दोगे मंथ के एंड में, ड्यू में आप पहला इंस्टॉलमेंट आज ही भर दोगे, मतलब 10 लाख का एक हिस्सा आप आज ही चुका दोगे, और उस वाले केस में 10 लाख रुपए का जो भी हिस्सा आप चुकाओगे वो नेक्स्ट मंथ से। तो इंटरेस्ट आपका कौन से मेथड में ओवरऑल इन टोटल ज्यादा लगेगा और कौन से में कम लगेगा? रेगुलर में ज्यादा लगेगा। रीजन बीइंग, आप बैंक से आज 10 लाख रुपए उठा के ले आए, आपने उन पैसों से गाड़ी खरीद ली, ब्याज तो लगना आज से शुरू हो चुका है। अब जितने दिन तक आप बैंक का पैसा यूज करते रहोगे उतने दिन तक बैंक वाले आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे। देखो मनी लेंडर कभी नहीं चाहता है कि आप उसके पैसे रिटर्न कर दो, ये एक फैक्ट है। वो चाहता है कि आप पैसा यूज करते रहो ताकि उसकी ब्याज की कमाई आती रहे। आप किसी से पैसा उधार लोगे, उसको लौटाने जाओगे ना, वो बेचारा थोड़ा ऐसे मायूस हो जाएगा, बोले यार पैसे वापस क्यों कर रहे हो? बोले मेरे हिसाब से तो आपको जल्दी होनी चाहिए थी। बोले मुझे क्या जल्दी है, पैसे रखो ना, आप जितने दिन पैसे यूज करोगे ना उतने दिन मुझे ब्याज मिलेगा, तो मेरा तो पैसा काम पे लगा हुआ है, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, आप पैसे रखो, सिक्योरिटी है मेरे पास, आप पैसे यूज करो, मुझे इंटरेस्ट देते रहो। तो बैंक तो खुश है आपको इंटरेस्ट पे पैसा देके, उनकी तो कमाई हो रही है। जितने ज्यादा दिन आप पैसा यूज करोगे उतना ज्यादा उनको ब्याज मिलेगा। अब रेगुलर वाले में आप देखो, ये जो 10 लाख रुपए आपने उठाए, अगले पूरे 30 दिन तक ये 10 लाख रुपए आपके पास ही पड़े थे, तो जो पहले महीने का इंटरेस्ट उन्होंने आपसे रिसीव किया होगा वो ये पूरे 10 लाख पे किया होगा। इसके बदले अगर ये सिस्टम होता तो ये 10 लाख रुपए में से पहला इंस्टॉलमेंट तो आप आज ही दे देते, तो आज ही जो इंस्टॉलमेंट चुकाया उसमें कोई ब्याज लगता? आज ही तो 10 लाख रुपए लिए थे, आज उसमें से 20,000 लौटा दिए, तो ब्याज तो कुछ लगा ही नहीं। अब बाकी पूरे महीने तक आपने जो पैसा यूज किया होगा ना, वो 10 लाख से कम ही यूज किया होगा। मान लो 9,80,000 यूज किया होगा, तो आपका फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे काउंट हुआ होगा? 9,80,000। और यहाँ पे कितने पे काउंट हुआ होगा? 10 लाख पे। तो ज्यादा ब्याज तो इसी में लगा। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट 1 मंथ, ये साइकिल है। सेकेंड मंथ में भी तो ये चीज का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट मंथ में आपने 10 लाख यूज किया तो सेकेंड मंथ में जाके वो 980 हुआ होगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट मंथ में 980 ही यूज किया, तो सेकेंड मंथ में 960 हो गया होगा। तो हर महीने के ब्याज पे, आपका जितने साल का लोन है, 3 साल 4 साल 5 साल, हर महीने के ब्याज पे उसका फर्क पड़ेगा। यहाँ हर महीने इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस। बात समझ आ रही? तो इसमें बैंक वालों को फायदा है। अब इसलिए तो वो लोग यही यूज करते हैं रेगुलर। ये रेगुलर मतलब यही यूज होता है, 99% केस में ऐसे ही होता है। अब पता है क्या है, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। जो गाड़ी खरीद रहा है, आप आज गाड़ी खरीद रहे हो, 10 लाख रुपए आपने लोन लिया, बैंक से फोन आ गया, सर वो इंस्टॉलमेंट तो भिजवा दो। बोला तुम लोग कितनी जल्दी है यार, अभी तो गाड़ी खरीदी है, अभी घूमने जा रहा हूँ फैमिली के साथ, तुम आज ही पैसे मांग रहे हो, बाद में ले लेना। समझ आ रहा है? तो कस्टमर नाराज होता है, बोले आज गाड़ी खरीदी, आज ही पैसे मांगने आ गए, मूड खराब हो रहा है उसका। उसको ये नहीं समझ आ रही कि वो सस्ता पड़ रहा है, उसको ये लग रहा है कि यार आज ही पैसे मांग रहे हो, अभी तो गाड़ी ली है। समझ आया? आज तो लोन दिया, थोड़े दिन तो रुक जाओ। बैंक वाले बोलते हैं अरे सर आप गाड़ी खरीदी, आराम से घूमने जाओ, टेंशन मत लो, पैसे अगले महीने देना, पैसे कहाँ जा रहे हैं? कस्टमर भी खुश, बोले यार कितने अच्छे बैंक वाले, देखो इनकी वजह से हमारे पास गाड़ी भी आ गई और पैसों की भी जल्दी नहीं, बोले अगले महीने देना। तो कस्टमर खुश है, साइकोलॉजिकली उसको मजा आ रहा है कि चल पैसे आज नहीं देने, अगले महीने देने। बैंक वाला भी खुश है, उसको ब्याज ज्यादा मिल रहा है। तो दोनों के लिए वो सिचुएशन विन विन हो गई, एक के लिए फाइनेंशियली, एक के लिए साइकोलॉजिकली। समझ आ रहा है? इसलिए सिस्टम को इन्होंने बना दिया रेगुलर। और ये वाला तो हार्डली कहीं यूज होता है, क्योंकि इसमें ना देखो, एक तो ब्याज कम मिलेगा तो बैंक वालों को पैसे का नुकसान, ऊपर से रेपुटेशन का नुकसान, क्योंकि कस्टमर नाराज होगा, बोले आज गाड़ी खरीदी नहीं और ईएमआई मांगने आ गए। उसको ये नहीं समझ आएगी कि इसमें मेरा फायदा है और हर महीने मेरा पैसा बचेगा। उसको ये समझ आएगी बैंक वाले लालची है, टेंशन है इनको, जल्दी पैसे मांग रहे, जैसे मैं लेके भाग जाऊंगा।
ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। बोले क्यों ईगो हर्ट करना उसका, उसको खुश भी रखो, उसकी जेब भी काटो, और उसको बेवकूफ को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ ज्यादा पैसे दे रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो ये जो स्कीम है दिस इज कॉल्ड एन्यूटी रेगुलर। आया समझ में? तो मैक्सिमम केस पे बैंक वाले ये यूज करते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में फर्क पड़ सकता है। ये अगर आपका 20,000 आ रहा है ना, अगर आप ये सिस्टम में जाओगे तो आपका मंथली ईएमआई इससे थोड़ा सा कम आएगा, हो सकता है 19,800 ऐसा कुछ आ जाए। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अब ये तो ऐसा है जितना बड़ा लोन का अमाउंट उतना वैल्यू में डिफरेंस आएगा। मुझे याद है मैंने कार लोन के लिए ही अप्लाई किया था, तभी भी कुछ ऐसा था। अब उसने मुझे बोला सर वो ईएमआई की डेट कौन सी रखनी है, तो मैंने बोला तो महीने की 5 तारीख रख। 1 तारीख में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है, कभी ना मंथ एंडिंग में नहीं ध्यान रहा कि बैंक में बैलेंस होना चाहिए, और 1 तारीख को ईएमआई कटने के और पैसे नहीं हुए तो बाउंस हो जाएगा। बाउंस होता है तो क्या, वो सिबिल रेटिंग रेटिंग खराब होता है अपना, फिर वो रिकॉर्ड्स में दिखता है कि इसका ईएमआई बाउंस हुआ था। मैंने भाई तो ऐसे मत कर, 1 से 5 तारीख में सबके पैसे देने मेरे को पता है, बट एकदम फर्स्ट डेट मत रख, 5 तारीख रख। फिर वो मुझे बोल रहा है सर वो 5 तारीख रखोगे ना तो आपका वो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो ईएमआई के अमाउंट में फर्क आ जाएगा। तो मुझे अमाउंट एग्जैक्टली याद नहीं है कितना अमाउंट था, क्योंकि अभी तो लोन क्लोज हो गया, लेकिन बहुत कम डिफरेंस था। आई थिंक 40-50 रुपए का डिफरेंस था 1 महीने का। तो बोलता है सर इतने के बदले इतना आएगा। मैं बोला तू रहने दे यार, वो 50 रुपए बचाने के चक्कर में एक ईएमआई बाउंस हो गया तो तू जो मेरे ऊपर चार्जेस लगाएगा ना वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे बेटर है 5 तारीख ही रख। अगर 4 साल का लोन भी है और 40 रुपए महीने का तू ले भी रहा है ना, तो 4 साल का 2,000 रुपए होता है। और ऐसे 1-2 ईएमआई बाउंस हो गया ना तो तुम पेनल्टी उतनी लगा दोगे कि वो पैसा वैसे ही चला जाएगा, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 5 दिन के ब्याज में कितना ही फर्क पड़ेगा, तो बहुत माइनर डिफरेंस आता है। अमाउंट पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो ये है एन्यूटी रेगुलर वर्सेस एन्यूटी ड्यू। अब इसमें थियरी तो लिखी हुई है, आपको अगर ये वाला कुछ नोट करना हो तो ये थोड़ा बहुत लिख के रख सकते हो, खाली नाम लिख के रख लो, इतना पोर्शन ये वाला पार्ट इतना काफी है। एन्यूटी रेगुलर, पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द टर्म। एन्यूटी ड्यू, पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द टर्म। इतना खाली नोट कर लो। इनकी थियरी पे मत जाना, ये लोग नाम कभी अलग अलग यूज कर लेते हैं। जो मैंने बनाया है वो आप ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थियरी में पूछ लिया तो ये चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बोलो कुछ कंफ्यूजन, समझ आए? चलो, तो एन्युटी वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर अप हुआ। मैं आपको ना इसका कैलकुलेशन भी बता दूंगा। एक ऐप है, चलो देखते हैं, पहले थोड़ा समझा देता हूँ तो चीज़ें आगे आपके लिए और इजी हो जाएंगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर का ऐप है जो मैंने आपको अभी एन्युटी रेगुलर और ड्यू बताया ना, वो चीज़ें कैसे प्रैक्टिकली डिफरेंस क्रिएट करती है वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एक एप्लीकेशन है, आप फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत बढ़िया ऐप है फाइनेंशियल कैलकुलेटर का। इसमें सारा ये इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, सिर्फ डेटा एंटर करना है। सारी स्कीम्स भी है, म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग भी है, सब कुछ है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जो अपन कल देख रहे थे ना, वो आप इसमें डायरेक्टली भी गिन सकते हो। अमाउंट एंटर कर दो, इंटरेस्ट रेट डाल दो, टर्म मेंशन कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये अच्छा टॉपिक है इसके अंदर।
अपने जो लोन वाला देख रहे थे वो आपको कैलकुलेट करा देते हैं। देखो ये ईएमआई कैलकुलेटर है। कुछ लोन का अमाउंट अपने अज्यूम कर लेते जैसे भी गिन रहे थे, कार लोन वाला। देखो 10 लाख रुपए का लोन का अमाउंट है, 12% इंटरेस्ट रेट है और 5 इयर्स का लोन का रिपेमेंट ड्यूरेशन है। ईएमआई इसने कैलकुलेट करके बता दिया कितना आ रहा है, 22,000 समथिंग है। टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आपका इसमें कितना जा रहा है वो भी यहाँ पे आ गया, और टोटल पे आउट कितना है वो सारी चीजें। अब इसकी रिपोर्ट देखनी है तो आप रिपोर्ट देख सकते हो, ईयरली कितना इंटरेस्ट पे हो रहा है और कितना प्रिंसिपल। देखो ईएमआई तो हर महीने का 22,000 वाला फिक्स रहेगा, लेकिन उस 22,000 में एक प्रिंसिपल रीपे हो रहा है और एक आपका इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है। अब वो कैलकुलेशन कैसे होता है यहाँ से भी देख सकते हैं, मंथली बेसिस पे। देखो आपको चाहिए तो मैं टैली भी करा देता हूँ, आप खुद भी कैलसी पे इसको टैली कर सकते हो। 10 लाख रुपए का आपका लोन है, एक बार गिन के देखो, ये चीज आप गिन सकते हो। प्रैक्टिकली एक बार समझ आ गया ना, फिर बाकी समझ में तो इशू आएगा ही नहीं। आपने 10 लाख का लोन लिया, अब इंटरेस्ट रेट कितना है 12%। इफेक्टिवली एक महीने का 1% हो गया। 12% अगर एनुअली है तो 1% हो गया एक महीने का, वैसा है। तो 10 लाख पे अगर आप 1% गिनो तो वो कितना होगा, 10,000 रुपये होगा। तो जो फर्स्ट मंथ का आपका ईएमआई है 22,200 रुपये, उसमें से 10,000 तो वो लोग पहले अपना इंटरेस्ट काट लेते हैं। जो भी ईएमआई आप मंथली पे कर रहे हो ना, उसमें सबसे पहले बैंक अपना इंटरेस्ट का पैसा साइड पे रख लेती है, बाकी का पैसा जो है वो आपका प्रिंसिपल में से माइनस होता है। तो आपका 10 लाख रुपीज का लोन आउटस्टैंडिंग है, फर्स्ट मंथ में आपने पूरा 10 लाख रुपए यूज किया, 10 लाख पे 12% एक महीने का, मतलब इफेक्टिवली 1% आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो हो गया 10,000 रुपए। तो 10 लाख 22,000 के ईएमआई में से 10,000 रुपए तो आपने इंटरेस्ट भरा, बाकी का जो आपने भरा वो क्या है, प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब ये जो अमाउंट है ये आपके 10 लाख के लोन में से माइनस हो गया। तो 10 लाख माइनस दिस 12 लाख, मतलब 12,244 रुपीज माइनस करो, ये अमाउंट आ रहा होगा कुछ। 10 लाख में से ये माइनस करना है। आए देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मंथ एंड लोन बैलेंस। एन्युटी रेगुलर है, मंथ एंड, मंथ के स्टार्टिंग में जो आपने लोन लिया था 10 लाख का, मंथ के एंड पे आपने ईएमआई भरा 22,000 रुपए। 22,000 में से 10,000 तो उन्होंने इंटरेस्ट काट लिया, बाकी का 12,000 जो है वो आपका लोन रीपे हो गया। तो मंथ एंड में आपका आउटस्टैंडिंग लोन कितना बचा, 9,87,000 समथिंग। अब अगले महीने जो ब्याज गिना जाएगा वो इस पे कैलकुलेट होगा। अब अगले महीने का इंटरेस्ट गिनना है तो आप ये अमाउंट ले लो स्क्रीन पे, मैं बताता हूँ कैसे गिनना। 9,87,755 या 56 जो भी है, इंटू 1%। ठीक है, 12% का रेट अपन ने रखा है तो महीने का 1% हो रहा है। अब अगर रेट 10% होता, 11% होता, 9% होता तो आपको एनुअल करके फिर डिवाइड बाई 12 करना पड़ता, बट वो मेहनत यहाँ पे नहीं करनी। तो देखो इस पे 1% मतलब आ गया ये वाला। अब सेकेंड मंथ का जो आपका ईएमआई है वो सेम है, 22,200 वाला ही है जो अपन ने पीछे नंबर देखा, उसमें से पहले उन्होंने अपने इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कर लिया। तो डिफरेंस का जो अमाउंट बचा वो प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब देखो पिछले महीने कंपेरिजन में इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस हुआ और प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ गया। बात समझिए कि जैसे जैसे आप पैसे चुकाते जाओगे ब्याज तो बचे हुए अमाउंट पे ही लगेगा, तो एवरी मंथ आपका इंटरेस्ट पे आउट रिड्यूस होता जाएगा और आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि टोटल ईएमआई तो आप सेम ही पे कर रहे हो, वो चेंज नहीं होता है वैसे। अब देखो बचा हुआ बैलेंस सेकेंड मंथ के एंड पे ये, इस पे 1%, इस पे 1%, इस पे 1% ही चलता रहेगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट मंथली बेसिस पे 100-200 रिड्यूस होता जाएगा और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है बढ़ता जाएगा। एक साल खत्म होने के बाद आपने जो भी टोटल ईएमआई भरा वो 22,000 इंटू 12 करके, उसमें से आपने 1,11,000 तो ब्याज भरा है और बाकी का ये 1,55,000 आपका लोन रीपे हुआ। तो जो स्टार्टिंग में 10 लाख था ना, उसमें से 1,55 माइनस हो गया और ये बचा। अब आगे कैलकुलेशन जो है वैसे
हर महीने चलता रहेगा। तो एवरी मंथ आपका इंटरेस्ट कॉस्ट देखो रिड्यूस होता जा रहा है और आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ता जा रहा है। और ये 5 साल का देखो ये आखिरी ईएमआई है आपका, उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट खाली 220 रुपये और बाकी का पूरा प्रिंसिपल रीपेमेंट, क्योंकि अमाउंट ही इतना बचा है, समझ आ रहा है। और ये लास्ट में जाके 0-0 हुआ, इस तरीके से कैलकुलेशन है। तो ये पूरा पार्ट, अब ये मंथली था, अगर आपको इसको ईयरली देखना है तो फिर ईयरली देखोगे तो समझ आ जाएगा कि जो 3,34,000 का आपका इंटरेस्ट कॉस्ट गया है वो कैसे डिवाइड हुआ है वो आपके सामने। तो इनिशियल ईयर्स में इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाता है। बैंक वाले पहले अपना पैसा साइड पे रख लेते हैं, फिर जो बचा वो आपके लोन में से माइनस होता है। ये एक तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, आई बात समझ में। तो ये पूरा एन्युटी रेगुलर है, ये एन्युटी ड्यू होता ना तो आपके कैलकुलेशन में पूरा डिफरेंस आ जाता, क्योंकि फिर क्या होता, मंथ के स्टार्टिंग में ही आपने पहले 22,000 पे कर दिया, तो इसमें ना इंटरेस्ट पोर्शन फिर कितना होता, 0। वो पूरा 22,200 जो है ना वो आपके लोन आउटस्टैंडिंग में से माइनस हो जाता, तो उसका इम्पैक्ट एवरी मंथ पड़ता, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता और टोटल कॉस्ट में भी फर्क पड़ जाता। वैसा बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो ये पॉइंट है, ठीक है। बाकी भी ऐसी और कैलकुलेशंस फिर जब आगे देखेंगे तो फिर इसके ऊपर आके एक बार चेक करेंगे। अभी वह बेसिक बता दिया उतना काफी है। चलिए, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया हो, क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे, वो फ्यूचर वैल्यू ही है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू में कुछ चीजें हम मिक्स करेंगे। फ्यूचर वैल्यू में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक है सिंगल कैश फ्लो, दूसरा है एन्युटी रेगुलर और तीसरा है एन्युटी ड्यू। 3 टॉपिक्स है, सिंगल कैश फ्लो, एन्युटी रेगुलर या फिर एन्युटी ड्यू। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। सिंगल कैश फ्लो का मतलब है कि जहां पे आपने पैसा एक ही बार पे किया, वन टाइम डिपॉजिट किया और आप उसकी फ्यूचर वैल्यू ढूंढना चाहते हो। फॉर इंस्टेंस, आपके पास कोई स्कीम आई है, LIC वाले कोई प्लान लेके आ गए, उन्होंने बोला सर वन टाइम आपको कुछ पैसा डिपॉजिट करना है। बोला कितना पैसा डिपॉजिट करना है? बोला 5 लाख रुपए। वन टाइम डिपॉजिट है, एवरी मंथ या एवरी ईयर पे नहीं करना है, वन टाइम। इस पे हम आपको 12% पर एनम का रिटर्न देंगे और ये पैसा आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रखना है। 10 साल के लॉक इन के बाद आपको पूरा पैसा विद इंटरेस्ट रिटर्न मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। अब आप ये जानना चाहते हो कि ये 5 लाख रुपए जो आज आप दे रहे हो, 10 साल के बाद 12% ब्याज के साथ ये कितने बन जाएंगे? तो है कुछ कैलकुलेट करने के लिए तरीका। कल जो देखा था उसमें कुछ फॉर्मूला कुछ काम लगेगा और कंपाउंडिंग होगा, वो इम्प्लाइड है, ठीक है? वैसा है। तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला था जो कल हम देख रहे थे, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाला है। फ्यूचर वैल्यू और सिंगल कैश फ्लो, कल फॉर्मूला ऐसा दिखा था, याद है? यही फॉर्मूला है, कंपाउंडिंग और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो वन टाइम है, आपने एक ही बार 5 लाख रुपए दे दिए, वो आपका प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखी है, ये जो है दिस इज फ्यूचर वैल्यू, नथिंग न्यू। तो कल मैंने बोला भी था कि ये फॉर्मूला आपका आगे पूरे चैप्टर में बेस बनेगा, बार बार काम आएगा, तो ये अब शुरू हो चुका है वैसा है। इसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेट करके मुझे वैल्यू बताओ कि 10 साल के बाद आपको इस स्कीम में कितने पैसे मिलेंगे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 1.12 रेज टू 10। कंपाउंडिंग साल में एक बार ही हो रहा है और पैसा भी आपने वन टाइम ही पे किया है। कुछ अमाउंट आया, सही। बाकी सबका आ रहा है 52,924। चेक कर लो, आपका इंडिविजुअली आपका आना चाहिए, क्योंकि फिर सम सॉल्व आपको खुद करना है। पता चला? ये जो 15 लाख रुपीज है, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ टुडेज 5 लाख। आज का 5 लाख 10 साल के बाद 12% ब्याज पे 15 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है डेटा पे, इस पे और इस पे। मैं इंटरेस्ट रेट चेंज कर दूंगा, आंसर बदल जाएगा।
मैं ड्यूरेशन चेंज कर दूंगा, आंसर बदल जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू इस डेटा के बिना निकालना पॉसिबल नहीं है, वो एक इम्प्लाइड सी चीज है। सो दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन टाइम कैश फ्लो। आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए एक साथ भर दिए थे, तो ये अपना पहला केस हो गया और इसमें इतना ही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो कल जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा वही केस है फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन टाइम कैश फ्लो, कुछ नया नहीं है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, एन्युटी रेगुलर। अब जब वो LIC वाला आया, बोले सर 5 लाख रुपए आज दे दो, 10 साल के लिए लॉक इन, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। आपने बोला यार 5 लाख रुपए मेरे पास एक साथ तो नहीं है, कुछ इंस्टॉलमेंट वाली स्कीम नहीं है क्या, हर साल थोड़ा थोड़ा भर दो। फिर आपने उसको पूछा कि यार 5 लाख मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर 1-1 लाख रुपए करके भरना हो हर साल तो मैं भर सकता हूँ, इतना ही बजट है, 5 लाख एक साथ नहीं दे पाऊंगा। तो उसने बोला चलो ठीक है, कुछ स्कीम हम लोग रिकैलकुलेट करते हैं और आपको ऑप्शन देते हैं कि आप 5 लाख रुपए एक साथ ना देके 1-1 लाख रुपए के इंस्टॉलमेंट्स में 5 साल में भर दो। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसा करते हैं तो ये जो फ्यूचर वैल्यू है इस पर कोई असर पड़ेगा, कैलकुलेशन पे कोई असर पड़ेगा कि सेम आंसर आएगा एट द एंड? बोलो, कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अब हमें ये गिनना है कि ये 1 लाख रुपए अगर आपने ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में भरे, अच्छा इसको एन्यूटी बोल सकते हैं क्या? ये जो 1 लाख रुपए आप हर साल भर रहे हो, इसको एन्यूटी बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन, बिकॉज अमाउंट इज इक्वल एंड टाइम गैप इज इक्वल। तो ये एन्यूटी तो है। अब ये पैसा आपको कब भरना है? साल के एंड में। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? एन्यूटी रेगुलर। और अब अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सेकेंड केस पे चल रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से बैठेगा, वो देख लो। ये टाइमलाइन बना लेते हैं, वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करा दूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। वो LIC एजेंट आपको बोल रहे हैं सर अगर आप 5 लाख एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, 1-1 लाख रुपए हर साल दे देना। अब एन्यूटी रेगुलर होने का मतलब है कि जो मैं पेमेंट करूंगा वो साल के स्टार्टिंग में करूंगा या साल के एंड में करूंगा? एंड में करूंगा, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर। पहला पेमेंट हम कम करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड पे, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा, समझ आ रहा है? दूसरा वाला 1 लाख रुपए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, तीसरा वाला 1 लाख रुपए यहाँ पे, फोर्थ वाला यहाँ पे और फिफ्थ वाला यहाँ पे। समझ आ गया? ये है मेरा इन्वेस्टमेंट का पैटर्न, जिस तरीके से हम पैसे भरने वाले हैं। अब मुझे ये जानना है कि इस डेट पे यहाँ पे इन सारे अमाउंट्स की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। 10 साल नहीं ले रहे हैं, वो वाले सम में 10 साल था, यहाँ पे 5 साल पे इसको लॉक कर देते हैं कि भाई इस डेट पे, लास्ट डेट पे फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अब बताए इसमें मुझे ना एक एक करके गिनना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली 5 लाख पे कैलकुलेट करूंगा तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो अमाउंट इन्वेस्ट अलग अलग टाइम इंटरवल पे हुआ है। मुझे बताओ ये वाला जो 1 लाख रुपए है इसके ऊपर कितने साल का ब्याज मिलेगा? 1 साल का। ये पैसा मैंने इन्वेस्ट यहाँ पे किया है और मैं विड्रॉ यहाँ पे करने वाला हूँ। अब देख लो, पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। और विड्रॉ कहाँ पे होगा? यहाँ पे। कितना टाइम गैप है ये? 5 साल, 4 साल या 1 साल? 4 साल। देखो इसने लिखा है, टाइमलाइन बनाने का मतलब ही वही है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने साल हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4। ये वाला थोड़ी गिनना है। फर्स्ट ईयर के एंड पे इन्वेस्ट किया। ये आराम से समझो, आपको चीजें रिलेट होंगी तो आप सोच पाओगे कहाँ जा रहे हैं। हमने इन्वेस्ट इस पॉइंट पे किया, फर्स्ट ईयर में तो इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, फर्स्ट ईयर के एंड पे हुआ। और पैसा विड्रॉ कब कर रहे हैं? 5 साल के एंड पे। गैप कितना है? 1, 2, 3 और 4 साल। समझ आ रही? तो इस 1 लाख रुपए पे आज जो ब्याज कमाओगे ना, वो कितने साल तक कमाओगे? 4 साल तक। बात क्लियर हुई? ये वाला 1 लाख रुपए आपने कहाँ इन्वेस्ट किया? सेकेंड ईयर के एंड पे। और ये पैसा आप विड्रॉ कब करोगे? फिफ्थ ईयर के एंड पे। कितने साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए इस पे? 3 साल। जितने साल तक पैसा इन्वेस्ट करोगे उतने साल ही ब्याज मिलेगा। ये वाला 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया, थर्ड ईयर के एंड पे विड्रॉ करोगे यहाँ पे, कितने साल का ब्याज मिलेगा? 2 साल का, 1 और 2। ये वाला 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया 1 साल, और ये वाला 1 लाख, इस पे इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। आज ही तो इन्वेस्ट किया, आज ही विड्रॉ कर लोगे। सुबह इन्वेस्ट किया, शाम को विड्रॉ कर लिया, कौन सा ब्याज मिलेगा? समझ आ रहा है? 1 लाख वापस मिलेगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सेम डे है, कोई टाइम गैप है ही नहीं। बात समझ आ रही? अब इस पूरे कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू निकालने का मतलब है ये सबका टोटल करना, और ये वाला भी। ये पांचों का टोटल करके जो अमाउंट मिलेगा, इस अमाउंट को हम बोलेंगे
फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। बात समझ आ रही? अब इसको गिनने का मैन्युअल तरीका भी है, इसको गिनने का फॉर्मूला भी है, तो हम एक एक करके दोनों देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब देखो पहला वाला कैश फ्लो, ये वाला, इस 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू ये कितनी होगी, ये गिनने के लिए आपको डेटा चाहिए होगा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हम मानते हैं यहाँ पे 10%। मुझे बता सकते हो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? ये वाला 1 लाख, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू मतलब विद इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज कितनी वैल्यू आ रही है? ओके, और किसी का कोई आंसर? फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो अभी पीछे देखा ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, फॉर्मूला वही लगने वाला है, ये वाला फॉर्मूला आपका। इसी पे तो गिन रहे हैं ना, 1 लाख के एक अमाउंट पे तो गिन रहे हैं, तो ये तो एक ही बार भरा होगा ना आपने, तो वन टाइम कैश फ्लो वाला केस हो गया। इसके ऊपर 4 साल का ब्याज लगा के गिनना है आपको, मतलब कैलकुलेशन ऐसा होगा 1 लाख रुपीज इंटू 1.10 विद 10% इंटरेस्ट रेट है, ड्यूरेशन 4 years, ये करना है आपको। अरे तो 1,46,410 रुपीज समथिंग आ रहा होगा, तो ये आपका फर्स्ट अमाउंट आया। वैसे ये वाला ढूंढना हो तो सेकंड वाला ये ढूंढ के बता दो। वन 100 आया सबका? समझ आई? कुछ नहीं करना है, 4 के बदले 3 ले लेना है। वैसे ये वाला तीसरा वाला 1 लाख कितना? 121,000 1,21,000। ठीक है, सही। पावर 2 करोगे तो आ जाएगा। ये वाला फोर्थ वाला ये होगा 1,10,000, और फिफ्थ वाला तो 1 लाख ही रहेगा ना, उसमें तो कोई इंटरेस्ट मिला ही नहीं। बात समझिए क्या हो रहा है? ये मैं आपको पूरा इसका बोलते पोस्टमार्टम करके समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। बाकी फॉर्मूला दे दूंगा तो आंसर अभी तक आगे होता है, और फिर वो ऐसा है फॉर्मूला याद करो, सेम डेटा आया रख दो, पीछे क्या हो रहा है बैकएंड में क्या हो रहा है समझ नहीं आएगा। ये बैकएंड समझा रहा हूँ कि जो भी आप फॉर्मूला है सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ना, उसके पीछे क्या चल रहा है ये समझ आएगा, तो फॉर्मूला में आपको बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ेगी। इसको टोटल करोगे ना तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, इसको सबको प्लस करो। दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ठीक है, ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ये आपको समझा दिया कि बैकएंड में कैलकुलेशन हो कैसे रहा है। अब ये सब कुछ एक फॉर्मूला से आ जाएगा, सीधा आंसर आएगा, तो वो सेकेंडरी पार्ट है, मैं फॉर्मूला पे पहले नहीं जाता हूँ। पहले आपको ये रिलेट होना चाहिए कि हो क्या रहा है। पता प्रॉब्लम क्या होती है, सम सामने होता है ना, सर करना क्या है वही नहीं पता चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ही वही है, करना क्या है। मैं पूछूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, आप फट से फॉर्मूला बोल दोगे। मैं पूछूंगा प्रेजेंट वैल्यू, तुरंत से बोल दोगे। तो यू नो द फॉर्मूला, आपने रट लिया है, आपको फॉर्मूला लगाना भी आता है, बट उस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है बस वही नहीं पता चला। मीन्स आपकी पिक्चर शुरू ही नहीं होगी, तो खत्म कैसे करोगे। तो फॉर्मूला सिखा देने से, याद करवा देने से आंसर आ जाएगा, वो नहीं होगा। वो तब होगा जब मैं आपको बोलूँ इस सब में ये फॉर्मूला लगा दूं, तो आप है ना मैकेनिकली लगा के बता दोगे। बट मैं आपको नया सवाल दूंगा और बोलूंगा कि इसमें क्या करना है, वो माइंड नहीं चलेगा। तो माइंड चलने के लिए ना ये चीज समझ में आना बहुत नेसेसरी है। तो एक बार टाइम लेता है, लेकिन एक बार सीखने के बाद ना फिर आपका प्रेशर नहीं रहता कि यार मैं सोच लूंगा, मुझे सवाल समझ में आता है, फॉर्मूला तो मैं लगा लूंगा। और फॉर्मूला नहीं भी आया ना एक बार, तो मैन्युअली गिन के आंसर तो निकाल ही दूंगा, वो टेंशन नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए। सो दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर 6,10,510। तो अगर आपने ये 5 लाख रुपए ऐसे एक एक लाख करके इंस्टॉलमेंट्स में लगाए, तो आपको 5 साल के बाद इतना पैसा वापस मिलेगा। अब कंपैरिजन करवा देता हूँ। आपने वो LIC एजेंट को बोला होता कि यार ये सब नहीं करना है, तू मेरे से आज ही ले जा 5 लाख रुपए, और 5 साल के बाद जो भी है ना वापस दे देना, और यही 10% ब्याज दे देना। अब फ्यूचर में कितना आंसर आता है, ये सेम आंसर आता है अलग आता है? एक बार निकालो क्या आता, जस्ट फॉर कंपैरिजन। क्वेश्चन ये है कि 5 लाख रुपए आपने उसको आज ही दे दिए, स्टार्टिंग ना यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, और आपको जो भी मिलेगा यहाँ पे मिलेगा।
हाँ कितना आ रहा है? 8 लाख 255, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। देखो अप्रॉक्स चलेगा, 10-20 रुपए 50 रुपए इधर उधर, ठीक है। 8 लाख रुपए में 100 रुपए मैटर नहीं करेंगे, वो चलेगा। तो 8,05,255 ये कुछ आंसर आ रहा है। अब देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो कितना ज्यादा फर्क है। इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, उसका रीजन ही वही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 5 लाख रुपए किसी को आज ही दे दिए, तो इस 5 लाख पे ना अगले 5 साल तक आपको पूरा ब्याज मिला है, और पूरे 5 लाख पे मिला है, ठीक है। उसके बदले जब आप ये कर रहे हो ना, तो देखो कितना ब्याज आपको टूट के मिल रहा है। ये 1 लाख रुपए आपने दिया भी 1 साल बाद, इस पे आपको 4 साल का ब्याज मिला। फिर ये 1 लाख आपने 2 साल बाद दिया, तो यहाँ का ब्याज तो चला गया, इस पे आपको सिर्फ 3 साल का ब्याज मिला। ये वाले में आपने यहाँ पे पेमेंट किया, तो पीछे का ब्याज तो गया, सिर्फ 2 साल का मिला, यहाँ सिर्फ 1 साल का मिला। तो हर इंस्टॉलमेंट में आपकी इंटरेस्ट जो है वो कट गया, ठीक है। पैसे भी तो आपने लेट भरे ना, तो जितना जल्दी आपने पे किया उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिला, जितना आपने लेट पेमेंट किया उतना आपको कम रिटर्न मिला। देखो सेम 5 लाख रुपए, ये भी तो 5 लाख ही हो रहा है, लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे करने पे इतना रिटर्न मिला, और ऐसे पे करने पे इतना रिटर्न, 2 लाख रुपए का फर्क पड़ गया ब्याज में, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत बड़ी चीज है, और अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, लैक्स में फर्क पड़ जाता है। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड एसआईपी एजेंट्स होते हैं ना, बोले स्टार्ट एट द अर्लीएस्ट, स्टार्ट एट द अर्लीएस्ट, जल्दी शुरू करो जल्दी करो, अपने को लगता है पैसे ही मांगते रहते हैं, इनको ही कमीशन चाहिए, बट वो इस वजह से बोलते हैं। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे ना, उतना कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है ना बाद में वो बढ़ जाता है। आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं आता, क्लियर हो? अब देखो यही चीज जो अपने वो सॉफ्टवेयर में देख रहे थे ना, कंपाउंडिंग वाला पॉइंट, मैं आपको उस एग्जांपल से भी रिलेट करा, जहां बीच बीच में लगेगा अपने इसको यूज करेंगे। देखो मैं इसे समझा देता हूँ। लमसम डिपॉजिट वाला एग्जांपल अभी लेते हैं, एसआईपी पे नहीं जाना। आपने वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड 12%, ड्यूरेशन 5 years। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 12% का रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और 5 साल का टर्म। अगर आप ऐसा करते हो तो मेच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा वो आपके सामने है, 8,81,000 समथिंग। कितना रिटर्न मिला सब कुछ डिटेल आ गई। अब इसका ना रिपोर्ट देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। आप देखो आपको एक ट्रेंड समझ आएगा, जो रिटर्न आपको मिल रहे हैं। फर्स्ट ईयर में रिटर्न कितना मिला? 60,000, सिंपल, 5 लाख पे 12%। सेकेंड ईयर में देखो बढ़ गया, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला। थर्ड ईयर में देखो, फोर्थ ईयर में देखो, फिफ्थ में देखो। ये जो इफेक्ट है ना, ये कंपाउंडिंग है। उतना ही पैसा है, लेकिन हर साल बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहे, ब्याज बढ़ता जा रहा है। क्यों? वो ब्याज पे ब्याज एड ऑन होता जा रहा है। पहले ये 60,000 इसमें प्लस हुआ होगा, फिर उस पर 12%, फिर ये दोनों इसमें प्लस हुआ होगा, उस पर 12%, फिर ये तीनों इसमें प्लस हुआ होगा, उस पर 12%। कंपाउंडिंग होता जा रहा है। अब ये आपको ग्रोथ दिख रही है, ये रेट दिख रहा है। अब इसमें ना ये जो 5 साल है ना, वो लोग बोलते हैं ना होल्ड करो, आप ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट करो। आपको स्टार्टिंग में रिटर्न कम दिखेगा, जितना वेट करोगे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अपने सोचते हैं वेट करते करते ऐसे ही बुढ़े हो जाएंगे, पैसे कब आएंगे हाथ में। ये देखो 5 के बदले 10 साल का ट्रेंड। 5 साल में 5 लाख का 8,80,000 हुआ था, और 10 साल में 5 लाख का 15 लाख हो गया। आपको इफेक्ट दिखा? 5 इयर्स के बदले 10 इयर्स वेट किया ना, तो जो रिटर्न है वो बढ़ गया। पिछले में रिटर्न खाली 3,80,000 था, यहाँ रिटर्न है 10,50,000, और टोटल अमाउंट कितना हो गया? 15 लाख, क्योंकि 5 लाख तो आपने लगाए थे। तो फर्क दिख रहा है। अगले 5 साल में देखो, ये देखो और ये देखो, इंटरेस्ट कितना फास्ट बढ़ रहा है। अभी आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ 5 लाख रुपए लगा के छोड़ दिए थे, और 10 साल के बाद वो 15 लाख रुपए हो गए। वैसा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। और अगर आप वेट करोगे, बोले नहीं तो अब तो मजा आ रहा है, पैसे ज्यादा दिख रहे तो मजा आ रहा है, फिर वेट करने में टेंशन थोड़ी है। वही 5 लाख रुपए जो डे 1 पे लगाए थे, 15 साल तक नहीं उठाए। अब देखो मेच्योरिटी पे कितना मिल रहा है? 27 लाख। इंटरेस्ट कितना? 22 लाख। तो जितना लगाया था उसका 4 गुना तो रिटर्न है। अब इसको आप रिपोर्ट के फॉर्म में देखो, पीछे के ईयर्स में देखो, किस रेट पे पैसा मिल रहा है आपको।
तो जो 5 लाख रुपए आपने लगाया था, 1 साल का ब्याज ही लास्ट में आपको ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए मिला है, और ये आपका टोटल रिटर्न। समझ आ रही है? ये कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का पावर है। मैथ्स में बोलते हैं कंपाउंडिंग एक मैजिकल चीज है, जिसको समझते समझते इंसान सोच में पड़ जाता है क्या हो रहा है ये। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट ना आपको लेटर ईयर्स में दिखता है, स्टार्टिंग में इतना नहीं है, लेकिन पीछे देखो। इसलिए वो जो इन्वेस्ट करवाते हो क्या बोलते हैं, भाई पैसा लगा के रखो, होल्ड करो। 2-3 साल में आप रिटर्न मांगोगे तो आपको कुछ खास रिटर्न दिखेगा नहीं। पहले 5 साल में आपका 5 लाख 8 लाख बना, लेकिन यही अगर आपने 15 साल होल्ड किया तो आपका 5 लाख 27 लाख बन गया। तो जो मैजिक है ना वो लेटर ईयर्स में क्रिएट होता है, बट उसके लिए आपको पैसा होल्ड करने का पेशेंस रखना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। जो वेल्थ बनती है ना वो लेटर ईयर्स में बनती है, अर्लियर ईयर्स में नहीं बनती। बात समझ आ रही? तो ये पूरा कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। अब बढ़ाते जाओ। आप बोले मैंने पैसा उठाना नहीं है, रखेंगे शांति से उसको, रिटायरमेंट के लिए रखा है आपने, पूरे 30 साल के बाद पैसे उठाएंगे। अब बोले समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। 5 लाख रुपए लगाए थे मैंने 30 साल पहले, आज 1.5 करोड़ रुपए कैसे हो गए? पता चला ये कंपाउंडिंग का पावर है। देखो ये 30th ईयर में आपके वो 5 लाख पे आपको 16 लाख तो ब्याज मिला है एक ही साल में, मतलब ट्रिपल रिटर्न हो गया। समझ आ रहा है? वो 5 लाख लगाए भी तो आपने 30 साल पहले थे, इन्फ्लेशन भी तो आया होगा। ये सब कंपाउंडिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये पैसा प्रिंसिपल में जुड़ता जा रहा है और उस पर ब्याज मिलता जा रहा है। सब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वाली बात है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल 60,000 ही मिला होता, फिर वो रिटर्न नहीं दिखता। लेकिन जो कंपाउंडिंग हो रहा है उसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचोगे लाइफ टाइम पैसे उठाने ही नहीं है, ठीक है, अगली जनरेशन यूज करेगी, मैं उठाऊंगा ही नहीं, तो मैक्सिमम रिटर्न दिखेगा। उतना ही फायदा है। पैसा यूज ही नहीं करोगे तो इन्वेस्ट करके क्या मतलब है? तो थोड़ा बहुत यूज करना चाहिए, लेकिन ये डेटा है आपके सामने। बोलो कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? समझ आए? ये कंपाउंडिंग वाली चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलो अब अपने कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो ये डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। अब फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला बताता हूँ और ये चीज फॉर्मूला से गिनवा देता हूँ, टैली हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इससे एक बार डेटा टैली करके देखते हैं। मैं एक बार बोलता हूँ कैलकुलेशन टैली करवा दूँ कि इसमें कोई फैक्टर मिसिंग तो नहीं रह गया ना, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। उसके बाद फाइनल करते हैं इसको। एक बार ये फैक्टर गिनो ना कितना हो रहा है पूरा। आ रहा है? सही। यही फॉर्मूला है, वैसे रिकॉल कर रहा था, प्रेजेंट वैल्यू के साथ मिक्सअप नहीं हो जाए। एक बार गलत बता दिया फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये फॉर्मूला है आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का। इसमें वैल्यूज रखनी पड़ेगी 1 + 10% रेज टू 5 years -1, एंड दिस इज ओनली आई। डिनोमिनेटर में 1 + i नहीं है, सिर्फ i है, तो ये 0.1 आएगा। अब इसको 1.1 ले लिया गलती से तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना है। एन्युटी का मतलब जो अमाउंट आपने मतलब इन्वेस्ट किया था एवरी मंथ एवरी ईयर, दैट वाज 1 लाख रुपीज। अपना एन्युटी तो 1 लाख रुपए था ना, 1-1 लाख के 5 आपने इन्वेस्टमेंट्स किए, टोटल 5 लाख बना, बट एन्युटी वाज 1 लाख रुपीज। तो ये अमाउंट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। देखो सेम आंसर आ रहा होगा, जो पीछे आ रहा था ना मैन्युअली, वही आंसर आ रहा होगा। समझ आया? अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब मैंने आपको अभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया होता अभी तक तो ये टॉपिक खत्म हो गया होता, बट हो क्या रहा है वो समझ नहीं आता। ऐसे करके आंसर आ जाता है, बट क्या किया वो नहीं पता। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है वो आपको पता है कि कैसे ये अमाउंट तक हम पहुंचे और ये फॉर्मूला ऐसे क्यों वर्क कर रहा है। ये फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आप ये पहले समझ लो क्या है। तो फॉर्मूला कहाँ से है वो भी समझा देता हूँ, पूरा एनालिसिस कर लेते हैं इसको। थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा। अब ये भी एक फॉर्मूला आप याद कर लोगे ना, आगे इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला है वो इसके बेसिस पे ही है, तो अगेन और इजी होता जाएगा वो, लेकिन एक इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आया कैसे वो बताता हूँ। आपने अगर स्कूल टाइम में या कहीं पे भी अभी तक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ पढ़ा है कहीं पे, एपी जीपी वैसा होता था ना। फर्स्ट टर्म को अपने ए बोलते हैं, फिर सेकेंड टर्म आता है ए प्लस डिफरेंस, फिर थर्ड टर्म आता है ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस, ऐसे चलता रहता है। और लास्ट टर्म जो निकालते हैं ना वो कुछ ऐसा रहता है।
ये जो है इसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी। अगला नंबर प्लस करके आता है, ऐसी सीरीज होती है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम होता है। वैसे ही ना एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, जीपी। जीपी में टर्म्स कुछ ऐसे बनते हैं, ए इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये सीरीज चलती है। और जो लास्ट टर्म आता है वो कुछ ऐसे आता है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जितने टर्म्स दिख रहे हैं इन सबको हम प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड तक जाएगा, तो उसको बोलते हैं समेशन, एसएन करके लिखते हैं। समेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये फॉर्मूला यही है, जैसे समेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो नीचे जो सिर्फ आई बचा है ना, वो एक्चुअली ये माइनस करने के बाद है। सेम फॉर्मूला है। ए मतलब अपना एनयूटी, ठीक है। आर मतलब 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, सेम हो गया। यहाँ पे भी वही आएगा, 1 प्लस आई माइनस 1, ऐसा है। पर ये 1 और 1 कट हो गया, तो लास्ट में इफेक्टिवली क्या दिख रहा है, सिर्फ आई। ये फॉर्मूला यही है, इसी के बेसिस पे इन्होंने डिराइव किया। अब ऐसा क्यों किया वो भी समझ लो, जो पीछे अपन ने लिखा था ना वहां से आपको बात समझ आएगी। ये अमाउंट्स लिखे थे ना, देखो ये क्या है, दिस इज 1.1 रेज टू 4, ये किया था ना अपन ने, इंटू 1 लाख, वो तो बाई डिफॉल्ट है। दिस इज 1.1 रेज टू 3, दिस इज 1.1 रेज टू 2, ये है 1.1 रेज टू 1, एंड दिस इज 1.1 रेज टू 0। ये रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दिस इज जीपी। मल्टीप्लाई करके आता है तो डिवाइड करके भी आ सकता है, ये रिड्यूसिंग प्रोग्रेशन है, इस वजह से वहां पे वो फॉर्मूला बना। तो ये कुछ नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स का यूज करके फॉर्मूला को मॉडिफाई करके बना दिया। तो अल्टीमेटली आपके लिए जो कंक्लूजन है वो ये फॉर्मूला है। बट ये क्या है ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, और इसके पीछे की गिनती क्या है वो अपन ने ऑलरेडी देखी, बात समझ आई। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में होगा, एटलीस्ट पता होगा कि ऐसी कुछ बात हुई थी, तो आपके लिए चीजों को डाइजेस्ट करना ईजी होगा, वो लर्निंग वाला पार्ट नहीं रहेगा। अब ये सब कुछ एग्जाम के लिए कुछ नहीं है, ये नोट भी नहीं करोगे चलेगा, ऐसे समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे, बात समझे। अब जिसने ये पढ़ा हुआ है उसको रिलेट होगा, नहीं पढ़ा है तो ठीक है, मैटर नहीं करता, ऑप्शनल है। बोलो कुछ कंफ्यूजन आता है, अब क्लियर हुआ। तो ये अपना एक पार्ट पूरा कंप्लीट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो फ्यूचर वैल्यू में 3 केसेस है, वन टाइम कैश फ्लो, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। ये जो हमने देखा वो कौन सा है, एन्युटी रेगुलर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। अगर ये समझ आ गया है तो इसमें लास्ट पार्ट है एन्युटी ड्यू, वो कंप्लीट कराना है। इसी एग्जांपल में मैं थोड़ा आपको मॉडिफाई करके एक्सप्लेन करूंगा, तो बहुत इजीली रिलेट हो जाएगा। बट उससे पहले ये क्लियर होना चाहिए, पूरा समझ आया क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखो मैं ट्राई करता हूँ कि इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको एन्युटी ड्यू वाली बात समझा दूं, तो इजी लगेगा क्योंकि डेटा वही रहेगा। अब ध्यान देना, अब हम इसको कर देते हैं एन्युटी रेगुलर के बदले एन्युटी ड्यू। लिखने वाला पार्ट आप बाद में करोगे चलेगा, पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लो। अब एन्युटी रेगुलर और ड्यू में फर्क क्या पड़ेगा अगर ये सेम सिचुएशन है तो। हमने जो 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, एन्युटी रेगुलर का मतलब साल के एंड पे। अब यही अगर एन्युटी ड्यू होता तो इन्वेस्टमेंट हम कब करते, साल के स्टार्टिंग में। तो ये 1 लाख कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ होता, यहाँ पे, बात समझ आ रही। तो फिर वो कैश फ्लो चेंज हो जाता ना, ये यहाँ पे इन्वेस्ट होता 1 लाख फर्स्ट वाला। अच्छा सेकंड वाला ये जो 1 लाख है वो यहाँ पे इन्वेस्ट होता, थर्ड वाला यहाँ पे इन्वेस्ट होता। सब 1-1 साल प्रीपोन हो जाते हैं ना, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, इन सबकी फ्यूचर वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते तो इन कैलकुलेशंस में कुछ फर्क पड़ता है या सेम आंसर आता? फर्क पड़ता ना। इस 1 लाख रुपए पे कितने साल का ब्याज मिलता, 4 या 5? ये 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, 1 2 3 4 5, 4 पे तो इस पे मिल ही रहा था, इसको 1 साल पीछे खींचा तो इस पे 5 साल का ब्याज मिलेगा। कैलकुलेट करने का तरीका ये रहने वाला है, बट 4 के बदले कितना आ जाएगा, 5। डिफरेंस समझ आया। ये वाला जो 1 लाख है इस पे कितने साल का ब्याज मिलेगा, 4 साल, इस पे 3 साल, इस पे, और इस पे मिलेगा 1 साल। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था इस पे क्योंकि लास्ट में इन्वेस्ट हुआ था, इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा। तो नंबर्स कहीं ना कहीं चेंज होंगे, ये टोटल वैल्यू पे भी तो फर्क पड़ जाएगा। तो क्या हो रहा है वो बात समझ आई, ठीक है। अब इसी चीज को आप ऐसे मैन्युअली फिर से गिनना चाहो तो गिन सकते हैं, उसमें तो कोई परेशानी है नहीं, तरीका वही है। सब में यहाँ पे 1-1 साल प्लस हो जाएगा, ये 4 के बदले 5, ये सब में 1-1 साल प्लस कर लो, जो भी नंबर जाएंगे उस हिसाब से ये आंसर आपका आ जाएगा।
बट इसी चीज को हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला से गिनने जाए तो वो कैसे वर्क करेगी वो समझ लो। अब मैन्युअल गिनने के लिए बार बार कैलकुलेट करना जरूरी नहीं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, फॉर्मूला पे चलते हैं। अभी जो फॉर्मूला लिखा था ना सेम काम आएगा, देखो ध्यान देना। 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, यही था ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक 1 प्लस आई रेज टू 1 मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया फॉर्मूला। इससे वाला एक याद रखोगे, दूसरा वाला इजी हो जाएगा। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, पिछला फॉर्मूला। इसमें सिर्फ एक 1 प्लस आई मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। अब देखो क्यों हुआ वो भी समझो, इसलिए मैंने पीछे लिखा था। ये दिख रहा है आपको, सब में एक एक साल प्लस हुआ ना, एक ही साल प्लस हुआ। 4 वाला 5 हो गया, 3 वाला 4 हो गया, 2 वाला 3 हो गया। तो ओवरऑल ये जो टोटल बनेगा इसमें अगर मैं 1 प्लस आई मल्टीप्लाई कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैथ्स में ए प्लस बी प्लस सी वाली वही प्रॉपर्टी का यूज हम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। सब में एक एक साल बढ़ा, टोटल में एक साल बढ़ा दो, बात खत्म हो जाएगी। तो यही कैलकुलेशन है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है इसका आंसर तो वही आएगा ना, 6,10,510 इंटू 1 प्लस आई रेज टू 1, मतलब 1.1 रेज टू 1। सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करना है, आपकी जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका आंसर है। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है इसमें सिर्फ 1.1 कर दो, कितना आता है बोलो। 6,71,156 561 आ रहा है ये। दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। बोलो बात समझ आई। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ढूंढने के लिए रेगुलेटर ढूंढना ही है, उसमें सिर्फ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। अब एक फॉर्मूला याद है, दूसरा अपने आप बन गया। चीजें थोड़ी सी इजी होती जाती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। तो दिस इज द वैल्यू, एक साल के इंटरेस्ट का फर्क है। अब यही अगर आपने वो मजदूरी करके गिना होता ना ये वाला, तो भी वही आना था। 1.1 रेज टू 5 इंटू 1 लाख करके वैल्यू निकालो, पांचों वैल्यू निकालो, टोटल करो, वो 6,71,000 वाला ही आपका आंसर आएगा। बट बार बार वापस गिनेंगे नहीं तो चलो, अभी बेस पता चल गया तो फिर ठीक। बोलो बात समझ आ रही। अब ये तीनों केस अपने कंप्लीट हुए फ्यूचर वैल्यू के, वन टाइम कैश फ्लो, एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू। अब आपको इसमें जो भी लिखना आप लिख के रख सकते हो। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचा है वो प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू के 3 केस अपन ने देखे, वैसे ही सेम प्रेजेंट वैल्यू के भी 3 केस हैं, लेकिन वो कल रखेंगे तो मिक्सअप नहीं होगा। एक पार्ट आज कंप्लीट करेंगे, एक कल करेंगे। तो आज यहीं तक करवाना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आपको जो भी इसमें लिखना बाकी है अब आप आराम से लिख के कंप्लीट कर सकते हो, और स्कैन करना है तो स्कैन करके फोन में भी ले सकते हो उसको। अब स्लाइड वाइज देख लो। आई थिंक यहाँ से है अपना रेगुलर वाला एन्युटी रेगुलर, इसमें से कुछ लिखना बाकी है तो आप नोट कर सकते हैं। वो पैम्फलेट में इसलिए मैंने जगह रखी थी कि ये सब चीजें आप खुद लिखोगे ना तो उस बहाने आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, सेशन में यहाँ पे एंड कर देता हूँ, आप आराम से नोट करें, फिर बाकी कल देखेंगे।